हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपका S3 का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट 53। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका सर्विस है आपकी AWS की। इसमें हम लोग पूरी सीरीज बनाएंगे, पूरे हर एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट 53 क्या होता है। रूट 53 जो होता है वो हमारा एक तरह का DNS होता है। DNS सर्विस आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने विंडोज सर्वर या लिनक्स के बारे में पढ़ा होगा तो वो DNS को जानते होंगे। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। आप जो भी वेबसाइट की एक्सेस करते हैं, जैसे सपोज करिए आपने www.google.com, तो google.com को जो नेम है, URL है, जो डोमेन नेम है, उसको इंटरनेट नहीं जानता है। उसको वो जानता है सिर्फ IP एड्रेस को। तो वो IP एड्रेस को जानता है, नेम को नहीं जानता है। तो नेम के बिहाफ में क्यों बनाया गया। नेम जो ह्यूमन है वो उसे आसानी से रीड कर लेता है। मतलब हम लोग अगर IP याद करेंगे किसी साइट का तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, और IP तो चेंज भी होते रहते हैं बैकग्राउंड में। आपने दूसरा IP ले लिया, पब्लिक IP। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर हम साइट को बाई IP से एक्सेस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग इतने ज्यादा IP याद नहीं कर सकता, और IP भी चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला डोमेन नेम का। तो जो भी साइटें हैं उनको एक नेम असाइन कर दिया गया। वो नेम एक यूनिक नेम होगा। वो उस नाम का दूसरा कोई सर्वर नहीं होगा, वेब सर्वर नहीं होगा आपका www के अंदर। तो जैसे ही हम लोग URL में क्लिक करते हैं कि google.com एक्सेस करना है, http://google.com, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाती है DNS सर्वर के पास। DNS सर्वर उसको चेक करता है कि हाँ, आपने रिक्वेस्ट की google.com की, तो क्या ये रिक्वेस्ट उसके पास रिकॉर्ड है। आपने क्वेरी की है google.com की, तो क्या इस क्वेरी का आंसर उसके पास है। तो अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसको भेज देगा टॉप लेवल डोमेन के पास। टॉप लेवल डोमेन मीन्स .com, आपने सर्च किया .com वाली साइट, तो .com के पास भेज देगा। .com चेक करेगा, ओके, .com के पास अगर वो डेटा होगा तो फैच करके दे देगा, नहीं होगा तो वो आपको सेकंड लेवल डोमेन के पास भेज देगा। तो वो जो सेकंड लेवल डोमेन के पास जाएंगे तो वो अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा कि क्या उसके पास होस्ट रिकॉर्ड, मतलब ए रिकॉर्ड की एंट्री है, google.com की एंट्री है। अगर वो चेक करेगा google.com की एंट्री है तो उसका IP आपको बताएगा, URL को बताएगा कि आपको इस URL पे जाना है, इस IP पे जाना है इस साइट को एक्सेस करने के लिए। तो आपका URL फिर उस साइट पे चला जाता है, आपका ब्राउजर। तो इस तरह हम लोग वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। तो जो नेम टू IP रिजॉल्व हो रहा है वो बेसिकली काम क्या है, DNS का। तो अगर DNS ना हो बीच में तो हम लोगों को हर एक साइट को बाई IP के थ्रू एक्सेस करना पड़े। तो DNS काफी यूजफुल है वेबसाइट के लिए, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आती है वेबसाइट की, सबसे पहले वो जाती है DNS के पास। DNS चेक करता है कि उसके डेटाबेस में जो आपने रिक्वेस्ट किया है, जो क्वेरी किया है। जब भी हम google.com लिखते हैं वो मीन्स होता है वो क्वेरी करना। DNS से वो क्वेरी करते हैं उस रिकॉर्ड की। तो वो क्वेरी करते हैं उस रिकॉर्ड की, जैसे google.com या gmail.com की अपने क्वेरी की, तो उसका वो आपका जो DNS सर्वर है, ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर, उसकी रिप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ उसकी IP से। उस डोमेन नेम का क्या IP है। फिर आपका जो वेब ब्राउजर है, आपका जो क्लाइंट है, वो उस IP पे जाता है और वहां से वेब पेज को लोड करके रिफ्लेक्ट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका DNS का। तो आप समझ गए होंगे DNS का काम क्या है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। AWS रूट 53 टू रजिस्टर न्यू डोमेन। AWS रूट 53 के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं हम। कोई नया डोमेन परचेज कर सकते हैं। मान लो आपको कोई नया डोमेन परचेज करना है, xyz.com, xyz.org या .net.edu, कोई भी डोमेन आपको परचेज करना है। अगर वो फ्री है, अवेलेबल है, तो आप उसको AWS के थ्रू परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप GoDaddy से परचेज करते हैं, कई साइटें हैं जिनसे आप डोमेन परचेज करते हैं। तो ऐसे अब आप रूट 53 के थ्रू भी डोमेन को परचेज कर सकते हैं। ट्रांसफर एग्जिस्टिंग डोमेन मीन्स कोई डोमेन अगर आपका GoDaddy में चल रहा है, आप उसको वापस AWS में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। रूट ट्रैफिक फॉर योर डोमेन, आप ट्रैफिक डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो डोमेन आपने जो होस्ट किया है AWS में, वो उसको कैसे कैसे एक्सेस करें, किस लोकेशन के लोग उसको एक्सेस कर पाए, किस लोकेशन के लोग एक्सेस ना कर पाए, किस जोन के लोग एक्सेस कर पाए आप, या ऐसा भी आप डिफाइन कर सकते हैं रूट 53 से। तो आप एंड मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर रिसोर्स, और प्लस आप अपने जो रिसोर्स है, आप जिसमें भी आपका डोमेन आपका लॉन्च है, जिसमें भी आपके वेब सर्वर लॉन्च है, उसका आपको हेल्थ भी मॉनिटर कर सकते हैं कि मान लो आपने EC2 इंस्टेंस में अपने वेब सर्वर बना रखा है, तो उस EC2 इंस्टेंस की हेल्थ क्या है। अगर वो डाउन होगा तो वो दूसरे किसी EC2 इंस्टेंस में
आपका ट्रैफिक को मूव कर देगा। तो ऐसा भी आप रूट 53 के थ्रू कर सकते हैं। You can route 53 to route internal traffic for a domain that you register with another domain registrar। मीन्स क्या है कि आपने ऐसा भी कर सकते हैं, आपने डोमेन GoDaddy में परचेज किया है, आपका जो डोमेन परचेज है दूसरे रजिस्ट्रार के पास है, लेकिन आप उसका रूट डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स आप उसका जो डोमेन का नेम है, उसका रूट है, वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, उस डोमेन को मैनेज कर सकते हैं, उसका रूट मैनेज कर सकते हैं, भले ही वो डोमेन किसी दूसरे रजिस्ट्रार के पास क्यों ना ही रजिस्टर हो। जैसे GoDaddy के पास आपने कोई डोमेन खरीदा, लेकिन आप उसको मैनेज करना चाहते हैं रूट 53 के थ्रू, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसका ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। चेक द हेल्प ऑफ योर डोमेन। मैंने आपको बताया था कि ये आपके डोमेन की हेल्थ चेक करेगा। इट सेंड ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट टू रिसोर्स टू वेरीफाई दैट द सर्वर इज रीचेबल और फंक्शनड। मीन्स आपका ये जिस सर्वर में माने EC2 इंस्टेंस में अपने या S3 में आपने लॉन्च कर रखा है अपनी वेबसाइट को, तो ये उस रिसोर्स को कंटिन्यू चेक करेगा। हर टाइम पीरियड के बाद एक डिफॉल्ट इंटरवल के बाद ये चेक करेगा कि जो आपका रिसोर्स है, S3 बकेट है जिसमें आपने स्टैटिक वेबसाइट लॉन्च की है, या EC2 इंस्टेंस है आपने जिसमें जो लॉन्च किया अपनी स्टैटिक वेबसाइट, वो प्रॉपर रीचेबल है, वो प्रॉपर अप है, हेल्थी है कि नहीं। अगर अनहेल्थी होगा तो वो रूट 53 ट्रैफिक उस अनहेल्थी वाले इंस्टेंस में ना भेज के, अनहेल्थी वाले S3 बकेट में ना भेज के किसी अदर जो आपने और भी इंस्टेंसेस लॉन्च कर रखे होंगे उनमें ट्रैफिक को फ्लो करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो फॉल्ट आ रही है उसको टॉलरेंट कर देता है, वो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी यूज में आता है। You can choose to receive notification when resource become unavailable and choose to route internal traffic away from unhealthy resource। आप ऐसा भी इसमें फिक्स कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास बाय SMS की नोटिफिकेशन आ जाएगी, बाय ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही आपका कोई रिसोर्सेज डेड होता है, अनहेल्थी होता है, EC2 इंस्टेंस जिसमें आपने वेबसाइट लॉन्च कर रखी है वो अनहेल्थी हो जाएगी, वैसे ही आपका रूट 53 आपके पास एक नोटिफिकेशन भेज देगा। या आपके पास S3 में आपने कोई वेबसाइट लॉन्च कर रखी है, जैसे S3 में कोई इशू आता है तो वैसे ही वो आपके पास एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि आपका जो रिसोर्स है वो डेड हो चुका है। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकती है रूट 53 के थ्रू। अब रूट 53 कैन यूज क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक पब्लिक में हम लोग यूज कर सकते हैं रूट 53 को। तो पब्लिक के लिए आप आपकी डोमेन है जिसको आपने परचेज किया, जिसको आपने बाय किया है, उसको मैनेज कर सकते हैं। पब्लिक के लिए अपने वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, अपने कोई xyz.com साइट लॉन्च कर दिया, example.com साइट कर दिया, technicalsupport.club एक साइट लॉन्च कर दी। तो इसमें मैं एक टेक्निकल सपोर्ट डोमेन मैंने परचेज कर रखा है GoDaddy में, उसका यूज करके दिखाऊंगा आपको। तो उस डोमेन के थ्रू मैं आपका पूरा पैडकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो उस कंडीशन में जो डोमेन में मैंने परचेज किया है वो पब्लिक डोमेन कहलाएगा। या फिर आप प्राइवेट में यूज कर सकते हैं। मीन्स आपके VPC है, VPC के अंदर आपके पास 5-6 सर्वर है, आपके पास फाइल सर्वर है, आपके पास लिनक्स का वेब सर्वर है, आपके पास DHCP सर्वर है, आपके पास डेटाबेस सर्वर है, आपके पास काफी सर्वर है। आप उनको बाई नेम्स के थ्रू कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, आप डोमेन बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपना जो रूट 53 होगा उसको एज ए प्राइवेट यूज करेंगे। उसको क्या करेंगे, आप एज ए प्राइवेट यूज करेंगे। प्राइवेट के यूज में क्या होगा कि जो आपके VPC के अंदर आपके रिसोर्सेस हैं, EC2 हैं, आपके डेटाबेस है, आपका फाइल सर्वर है, आपका क्लस्टर सर्वर है, आपका जो भी है, उनको आप उनको नेम के थ्रू कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये एज ए प्राइवेट यूज करेगा। तो आप समझ में आया आपको पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। पब्लिक के लिए आप अपनी वेबसाइट को पब्लिकली होस्ट करना चाहते हैं, आपने कोई डोमेन नेम परचेज किया xyz.com, उस कंडीशन में आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो वो पब्लिक होगा। लेकिन अगर आप बात करें अपनी VPC के अंदर जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, जो भी आपके इंस्टेंसेस हैं, मीन्स आपके डेटाबेस के 4 इंस्टेंसेस हैं, आपके EC2 के 5 इंस्टेंसेस हैं, तो उन सबको आप मैनेज करना चाहते हैं, उनको बाई नेम के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हो, उनमें आप नेम रिजोल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप वहां पे प्राइवेट सेटअप करेंगे रूट 53 को। तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट में। नोट, यू कैन माइग्रेट योर डोमेन टू थर्ड पार्टी, एग्जांपल GoDaddy टू Amazon। जैसे मैं बताया कि आपका डोमेन अगर कहीं थर्ड पार्टी पे लॉन्च है, जैसे GoDaddy पे लॉन्च है, तो आप उसको Amazon पे मैनेज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक डोमेन है जो मैंने GoDaddy में परचेज कर रखा है, उसको मैं Amazon के थ्रू आपको पूरा मैनेज करके दिखाऊंगा, उस पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वेबसाइट होस्ट करके दिखाऊंगा। तो पूरा उस पर मैं सारी लैब उसी पे परफॉर्म करूंगा। चलिए आगे देखते हैं।
ए डीएनएस यूज पोर्ट नंबर 53। जो डीएनएस सर्विस होती है वो पोर्ट नंबर 53 यूज करती है, जैसे एफटीपी 20 एंड 21 यूज करती है। आपकी एसएमटीपी सर्विस होती है वो आपकी पोर्ट नंबर 25 यूज करती है। डीएचसीपी सर्वर जो सर्विस होती है पोर्ट नंबर 67 68 यूज करती है। तो ये जो डीएनएस सर्विस होती है, डोमेन नेम सिस्टम सर्विस होती है, वो पोर्ट नंबर 53 यूज करती है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन रेज होता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आपका जो अमेजॉन है उसने इसकी सर्विस का नाम रूट 53 दिया है, क्योंकि इसका पोर्ट नंबर जो डिफॉल्ट रूट का डीएनएस का पोर्ट नंबर होता है 53 होता है, इसलिए इसने इस सर्विस का नाम भी रूट 53 दिया है। आप रूट डिफाइन कर सकते हो अपने डोमेन का और विद द पोर्ट नंबर 53 के लिए, तो इसलिए इसका नाम रूट 53 असाइन किया है। सो एडब्ल्यूएस असाइन इस सर्विस नेम रूट 53। इट इज ए ग्लोबल सर्विस, मींस ये ग्लोबल सर्विस होती है, ये किसी रीजन स्पेसिफिक सर्विस नहीं होती है। एंड इट इज आल्सो सपोर्ट आईपी वर्जन 6, ये आईपी वर्जन 6 को भी सपोर्ट करती है, आईपी वर्जन 4 को भी सपोर्ट करती है, आईपी वर्जन 6 को भी सपोर्ट करती है। चलिए और देखते हैं इसके बाद AWS रूट 53 फंक्शन। अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? पहला होता है डीएनएस मैनेजमेंट, डीएनएस को मैनेज करता है, आपको डोमेन नेम को मैनेज करता है आपको। ट्रैफिक मैनेजमेंट, अब उसका डोमेन का कैसे ट्रैफिक फ्लो हो, कहाँ कहाँ किस किस रीजन में ट्रैफिक फ्लो हो, किस रीजन में ट्रैफिक फ्लो ना हो, आप ये भी मैनेज कर सकते हो ट्रैफिक मैनेजमेंट के थ्रू। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, आप अवेलेबिलिटी उसकी देख सकते हो कि आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो अवेलेबल है, हेल्थी है, आपका डाउन तो नहीं है, उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो। और डोमेन रजिस्ट्रेशन, आप नया डोमेन परचेज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारे काम आप AWS के रूट 53 के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। When you register a domain on AWS, the service automatically make itself the DNS service for the domain. मीन्स क्या है, जैसे ही अगर आपने कोई डोमेन AWS से परचेज किया, सपोज करिए आपने example.com जो है डोमेन आपने AWS से परचेज किया है, तो जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे इस डोमेन को, तो एक जोन बन जाएगा। जोन मीन्स जिसमें DNS का डेटाबेस स्टोर होता है उसे जोन कहते हैं। जोन के अंदर ही सारे रिकॉर्ड होते हैं। अब रिकॉर्ड क्या होते हैं मैं आपको 1 by 1 लेक्चर में बताऊंगा रिकॉर्ड क्या होते हैं। तो रिकॉर्ड बेसिकली होते हैं ए रिकॉर्ड, आपका PTR रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड होते हैं। तो ए रिकॉर्ड जो होता है बेसिकली वो होता है नेम टू IP रिजॉल्व करने के लिए। तो हर DNS के अंदर हर डोमेन का नाम और उसका IP आप डिफाइन करते हैं, तो ए रिकॉर्ड के थ्रू होता है। तो जैसे ही आप कोई नेम google.com लिखते हैं तो उसका IP की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, वो ए रिकॉर्ड से पता चलती है। ऐसे ही बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। MX रिकॉर्ड, आप मेल सर्वर अगर बनाना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं तो MX रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं। आपका NS रिकॉर्ड होता है, SOA रिकॉर्ड होता है, तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो मीन्स ये जैसे ही आप कोई डोमेन परचेज करते हैं AWS में, आपने example.com डोमेन परचेज किया तो उसी नाम का जोन बन जाएगा। तो example.com नाम का एक जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आपके रूट 53 के अंदर, सेम नेम का जोन बन जाएगा। और जोन के अंदर ही सारा डेटाबेस होता है DNS का, मीन जो भी रिकॉर्ड होंगे सारे जोन के अंदर ही होंगे। और उस जोन के अंदर आपका जैसे ही जोन बनेगा उसके अंदर 2 रिकॉर्ड भी बन जाएंगे। पहला रिकॉर्ड बनेगा NS रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, दूसरा बनेगा SOA रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। 2 रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो जाएंगे। तो देखिए, इट क्रिएट ए होस्टेड जोन दैट हैज द सेम नेम ऑफ योर डोमेन। जैसा मैं बताया कि जैसे आप डोमेन परचेज करेंगे एक जोन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। उस जोन का नाम क्या होगा, जो नाम का आपने डोमेन परचेज किया, मतलब example.com नाम से एक जोन क्रिएट हो जाएगा और इस जोन के अंदर ही सारे रिकॉर्ड होंगे, सारा डेटाबेस होगा। मींस इस जोन के अंदर आपके 2 रिकॉर्ड ऑटोमेटिक बन जाएंगे, एक NS रिकॉर्ड, एक SOA रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज होता है कि कौन कौन से रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो मैंने बताया कि इट असाइन ए सेट ऑफ 4 NS नेम सर्वर टू द होस्टेड जोन। इसमें NS सर्वर का रिकॉर्ड बन जाता है। NS सर्वर के अंदर क्या होता है, सारे के सारे आपके रूट लेवल डोमेन होते हैं, मतलब टॉप लेवल डोमेन होते हैं। टॉप लेवल डोमेन जिनके अंदर सारी वेबसाइटों की डोमेन नेम की एंट्री होती है कि .com कहाँ है, .net का कौन कौन से डोमेन है, .edu के कौन कौन से हैं, ये सारे टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं हमारे। तो .com हो गया, .edu हो गया, .net हो गया, .org हो गया, ये सारे टॉप लेवल डोमेन है। तो इन सारे टॉप लेवल डोमेन की एंट्री मतलब NS रिकॉर्ड के अंदर हो जाती है, प्लस SOA रिकॉर्ड की एंट्री हो जाती है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड की एंट्री भी हो जाती है। तो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड का मीन्स क्या होता है, जो आपका मेन सर्वर होता है DNS सर्वर, वही आपका स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड होता है। तो उसमें कितने अपडेट हो रहे हैं उस रिकॉर्ड के अंदर, कितने आपके जोन अपडेट हुए हैं, कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं,
वो भी एंट्री आपकी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी के अंदर होती है। अपडेट की एंट्री जो होती है वो भी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड के अंदर ही होती है। तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं आपके डीएनएस के अंदर। अगर आप लोग को डीएनएस का टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपके लिए सर्वर का वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा। सर्वर 2019 का माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2019 पे वीडियो में जब सीरीज तैयार करूंगा उसमें मैं इसमें पूरा लंबा सा लेक्चर तैयार करूंगा, उसमें आपको क्लियर में समझाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सिंपल से इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे ही आप डोमेन क्रिएट करते हैं, डोमेन परचेज करते हैं, उस नाम का एक जोन बन जाता है सेम नेम का। जैसे एग्जाम्पल नाम .com आपने परचेज किया तो example.com नाम का एक जोन बन जाएगा और उसके अंदर एनएस रिकॉर्ड की एंट्री हो जाएगी। नोट, ईच Amazon Route 53 अकाउंट लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 रिसोर्स रिकॉर्ड। आप हर रूट 53 के अंदर जो आपका अकाउंट है उसके अंदर 10,000 रिसोर्स रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं और 500 होस्टेड जोन बना सकते हैं। 500 जोन आप होस्टेड जोन बना सकते हैं, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है आपका। When you migrate domain from one DNS provider to another, this change take up to 48 hours to be effective. अगर आपने कोई डोमेन है, आपने क्या किया कि आप डोमेन को माइग्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने GoDaddy में कोई डोमेन परचेज किया है और उसको आप AWS में लाना चाहते हैं, तो आप माइग्रेट कर रहे हैं डोमेन GoDaddy से AWS में। तो इसमें आपका जो ग्लोबल डीएनएस सर्वर है जहां पे इसकी एंट्री, आपके डोमेन की एंट्री है, उन सभी जो डीएनएस सर्वर में 48 आवर्स लग जाते हैं, मतलब 2 दिन का समय लग जाता है रिकॉर्ड को अपडेट होने में। मैक्सिमम टाइम है, पहले भी हो जाएगा, 2 घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 2 घंटे आपका से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस रिकॉर्ड को सभी डीएनएस सर्वर में रिफ्लेक्ट होने में, अपडेट होने में। तो ये इसमें बताया गया है। यू पे $0.50 पर मंथ पर होस्टेड जोन। अगर आप कोई होस्टेड जोन क्रिएट कर रहे हैं अपने रूट 53 में तो आपको $0.50 पे करना पड़ेगा पर होस्टेड जोन के लिए। मान लिया आपने 4 जोन बनाए, एक example.com, एक xyz.com, एक abc.com, एक new.com, तो आपको 4 डोमेन के लिए पर जोन के लिए पर जोन आपको $0.5 पे करना पड़ेगा। मतलब चारों के लिए $2 पर मंथ पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो और लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।